सिग्मा पाई कौन सा जेड डेल्टा। यस, किसी में नंबर में डाउट है पूछ सकते हो। सही है सारे। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम सरफेस केमिस्ट्री का। हमने कल फैक्टर्स तक कर लिया था। नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर quantitative effect of pressure। प्रेशर का हमने कल पढ़ा, इफेक्ट ये होता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन करें भी कितना बढ़ाने से कितनी हो जाएगी, 1 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, 10 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ। इसमें हमें 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने ये निकाल के दिया है। एक को कहते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। सेकंड हम ब्रीफ बस एक फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में से अभी ये कट गया टॉपिक, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले डिटेल होता था 2-3 साल पहले, अब कट गया है ना, तो थोड़ा सा कहीं हल्का सा कहीं प्रीवियस ईयर में मिल जाए आपको, उतना को मैं लिखवाऊंगा इसमें। पहला फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसने ये एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहली बात, आइसोथर्म समझ आता है क्या होता है? हाँ, तो हम ये वाला जो प्रेशर का इफेक्ट चेक करेंगे ये सेम टेम्परेचर पे चेक करेंगे, नहीं तो टेम्परेचर का साथ में आ जाएगा इफेक्ट तो फायदा नहीं होगा, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, वो एक्सपेरिमेंट चेक कर लेते हैं क्या है। इसने कोई पर्टिकुलर अमाउंट चारकोल की ले ली, मान लो 10 ग्राम चारकोल ले लिया, और कोई एक गैस ले ली, कोई भी एक्स गैस ले ली कोई, इसके ऊपर प्रेशर अलग अलग बढ़ा के 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे पिस्टन दबाता गया, प्रेशर बढ़ाता गया। प्रेशर बढ़ाने से उसने देखा कि यहाँ जो गैस की अमाउंट डिपॉजिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही। कैसे पता चला होगा? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हर बार जो चारकोल का टुकड़ा है वो निकाल के वेट करता था, वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था। कितना वेट ज्यादा होता था, इट मींस उतनी ही गैस क्या होगी, एब्जॉर्ब, है ना। 10 ग्राम है, 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, 10.3, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। इट मींस क्यों बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रहा है। तो कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है, प्रेशर के साथ उसका रिलेशन आ जाएगा, उससे एक कर्व ड्रॉ करेगा, अलग अलग अमाउंट लेके प्रेशर की, अलग अलग अमाउंट कितनी एब्जॉर्ब हुई है, उससे हम कहेंगे कर्व को आइसोथर्म। वो एक आइसोथर्म आ जाए। क्या हो रहा है? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझते हैं पहले। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम होता है। एक्स अपॉन एम का मतलब होता है, एक्स तो होता है अमाउंट ऑफ गैस कितनी है एब्जॉर्ब्ड, लेकिन एम हमने स्पेसिफिक कर दिया मास ऑफ एब्जॉर्बेंट होगा। ये स्पेसिफाई इसलिए किया बेटा कि ऐसा ना हो कि मैं तो 10 ग्राम लेके करता रहूं, तुम 100 ग्राम लेके कह दो भी मेरा तो ज्यादा हो रहा है कम प्रेशर पे, तो ऑब्वियसली तुम्हारा तो कम प्रेशर पे ज्यादा आएगा अमाउंट, क्योंकि तुमने 100 ग्राम ले लिया चारकोल। तो फिर उसने मास स्पेसिफाई किया भी, ले चाहे 10 लो, चाहे 100 लो, चाहे 20 लो, पर ग्राम ले लो। पर ग्राम का मतलब जितना तुम्हारा गैस का वेट एब्जॉर्ब होता है उसे डिवाइड कर दो वेट ऑफ चारकोल से।
फिर तुम 10 ग्राम से करो, मैं 20 ग्राम से करूं, कोई 50 से करे, कोई 100 से करे, हमारे सबके रिजल्ट सेम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पर ग्राम हो जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे गैस है मीथेन, सपोज मीथेन का प्रेशर मैंने लिया पहले 0.1 एटमॉस्फेयर ले लिया, मान लेते हैं प्रेशर, है ना, इनिशियल, और अमाउंट जो एब्जॉर्ब हुआ है, अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है बेटा 1 ग्राम। कैसे? 10 ग्राम से वेट चारकोल का 10 से 11 हो गया। अगर 10 से 11 हो गया तो हम कहेंगे भी 1 ग्राम एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे इसका रिलेशन जो चाहिए XY/M का चाहिए, और XY/M कितना हो जाएगा? 1 ग्राम है, लेकिन चारकोल का वेट कितना है? 10, तो 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1 हो गया XY/M 0.1। ऐसे फिर हमने प्रेशर 0.2 ले लिया, 0.2 एटमॉस्फेयर लेके हमने देखा अमाउंट फिर से बढ़ गई, 2 ग्राम एब्जॉर्ब हुआ अभी जब एक्सपेरिमेंट किया, तो बताओ एक्सटेंट कितना आ गया? 0.2। ऐसे 0.3, 0.4 बढ़ाते गए प्रेशर, 5, 10, 15, ऐसे उसने एक्सपेरिमेंट किए। अब जब ये एक्सपेरिमेंट उसने कंप्लीट किया तो हमें तो सीधा उसने ये बताया भी मेरा कुछ इस तरह का कर्व आ रहा है XY/M और प्रेशर के अगेंस्ट। जब देखते हैं, ये कहता है पहले जो इनिशियल में प्रेशर कम थे, जब 0.1, 0.2, 0.3 थे, तो हम देख रहे हैं अभी 0.1 पे 0.1 है, तो 0.2 पे 0.2 है। इनमें रिलेशन कुछ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा था। अभी अगर प्रेशर डबल करते थे, एक्सटेंड भी क्या होता था? डबल। लेकिन जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे होने लग गया, अभी 20 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो हमने देखा अमाउंट चलो एक स्पेसिफिक एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन उसके बाद बढ़ नहीं रहा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? कांस्टेंट। रीजन क्या होगा? जो आपका चारकोल का सरफेस है उसके ऊपर कोई गैस लगे जा रही है, लगे जा रही है, कब तक लगेगी? कभी ना कभी तो सरफेस कवर हो जाएगा सारा। तो जब सरफेस सारा कवर हो गया तो और गैस एब्जॉर्ब नहीं होती। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के साथ बढ़ता गया, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कहता है रुक गया, अभी और नहीं बढ़ रहा। तो कर्व कुछ इस तरह का आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में तो बढ़ा जब तक प्रेशर कम थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो इंक्रीज है वो कम होता गया, कम होता गया, और एक टाइम पे ऐसे पैरेलल आ गया। पैरेलल का मतलब अब ये नहीं बढ़ रहा। ये है बेटा लो प्रेशर पे, यहां तक प्रेशर क्या है? लो। ये कौन से प्रेशर पे होगा? हाई प्रेशर पे। तो उसने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे, मीथेन के साथ किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी में उसको एक सेम सा रिजल्ट दिख रहा है भी जब तक तो प्रेशर कम रहते थे तब तक तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते थे एक्सटेंट इंक्रीज होता था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता था भी प्रेशर डबल तो एक्सटेंट डबल, प्रेशर 3 गुना तो एक्सटेंट 3 गुना, एंड सो ऑन। लेकिन एक लिमिट के बाद प्रेशर का इफेक्ट आना बंद हो गया। ये जो उसने कर्व ड्रॉ करके दिया है, इससे कह रहा है वो आइसोथर्म, क्योंकि ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जैसे यहां मैं करूं तो वो कांस्टेंट पे रहता था, इसलिए इसे क्या कह दिया? आइसोथर्म। अब इससे उसने अपना न्यूमेरिकल निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकाल के दिया हमें। वो कहता इससे हम ऐसे कर सकते हैं भी प्रेशर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे होगा? कर्व के ऊपर 2 केस उसने स्पेशल ले लिए। वो कहता पहला केस ये है कि जब वेरी लो प्रेशर है, एट वेरी लो प्रेशर, तो कहता मेरा जो एक्सटेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहीं ना कहीं P की पावर 1 आ रहा है। P डबल करने से एक्सटेंट क्या हो रहा है? डबल। P 3 गुना करते हैं तो एक्सटेंट क्या हो रहा है? 3 गुना, एंड सो। वेरी लो प्रेशर पे आ रहा है। लेकिन जब मैं वेरी हाई प्रेशर रखता हूं 20, 30, 50 वाला, एट वेरी हाई प्रेशर, तो कहता एक्सटेंट आ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, इट मींस P की पावर 0 आ गई। तो 2 एक्सट्रीम कंडीशनें उसने ले ली। अब बाकी जो इंटरमीडिएट टाइम है, इंटरमीडिएट कंडीशन पे है, वो कहता इन पे प्रेशर का, क्योंकि मेन तो हमें इंटरमीडिएट कंडीशन पे करना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3, 4, 5, ऐसे इंटरमीडिएट जो नॉर्मल हम लेते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर, इन पे अगर देखें तो कहता मुझे ऐसा लगता है वी एट इंटरमीडिएट प्रेशर
ये वेरिएबल है, कोई एक पावर तो नहीं कह सकता मैं, हाँ लेकिन इतना जरूर है, अभी कहीं ना कहीं p की पावर जो है 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगी। 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगी मीन्स एकदम तो 1 से 0 नहीं होगा, पहले प्रेशर डबल होता था, एक्सटेंड डबल होती थी प्रेशर डबल से, धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर तो डबल कर रहे हैं, एक्सटेंड डबल नहीं हो रही, 1.8 टाइम होने लग गई, फिर 1.6 टाइम होने लग गई, फिर ऐसे धीरे धीरे कम होता गया, एक टाइम पे खत्म ही हो गया, 0 ही आ गई। तो वो कहता है कहीं ना कहीं लिमिट होएगी 0 और 1 के इन बिटवीन रहेगी, 0 और 1 के इन बिटवीन, लेकिन हमने पूछा भी बता तो दे कितनी, फिर हम तभी तो निकाल लेंगे। तो उसने एक आंसर हमें ऐसे दिया, वो कहता है ऐसे करते हैं भी, इसे अगर ऐसे मान लें भी p की पावर कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में होएगी 0.1 0.2 0.3 0.9, 0 और 1 के बीच में यही हो सकता है, फ्रैक्शन होगी। तो वो कहता मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ 1/n, और n कोई नेचुरल नंबर है, या तो 0.1 होगा या 0.2 होगा या 0.3 होगा, ये नहीं पता है ना, ये अलग अलग होगा। क्लियर? इक्वल करने के लिए वो कहता है ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के, पी की पावर क्या है 1/n, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब किसी गैस का क्वांटिटिव इफेक्ट अगर देखना है तो वो कहता तुम्हें के और 1/n निकाल लेना है। अगर के और 1/n उस गैस का एक बार हमें पता चल जाए, तो जैसे याद है काइनेटिक्स के क्वेश्चन कर लेते थे हम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता था, वैसे एक बार के और 1/n की वैल्यू पता चल गई तो तुम प्रेशर भरो, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। हमें कहता भी प्रेशर बताना 2 एटमॉस्फेयर पे 10 ग्राम चारकोल कितनी गैस लेगा, मैं 2 एटमॉस्फेयर से निकाल दूंगा, लेकिन मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, के और 1/n। ठीक है, तो पहला तो इतना हमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, हमें ये लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक नीट का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। पहला दिया हुआ था भी वेरी लो प्रेशर पे ये वाला है, वेरी हाई पे ये है, इंटरमीडिएट पे कुछ ऐसे दिया था, ऑल आर करेक्ट, कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो फ्रेंडली का मेन तो इतना ही है कि आपको ये याद रखना है भी वेरी लो पे, वेरी हाई पे और इंटरमीडिएट पे, ओवरऑल ये याद। लेकिन किसी गैस के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है तो इसने हमें सिखाया आगे, वो कहता 1/n और k तुम निकाल सकते हो। अगर तुम 1/n और k निकाल लो तो किसी गैस के लिए तुम्हारा एक बार फॉर्मूला बन जाएगा, फिर तुम्हें एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। तुमसे पूछेगा भी बताओ 10 एटमॉस्फेयर पे कितना होगा, तुम निकाल देना, 20 पे कितना होगा तुम निकाल सकते। और वो कैसे निकला है, कैलकुलेशन ऑफ k एंड 1/n, के और 1/n की कैलकुलेशन कहता तुम कर सकते हो। ये जो कर्व है एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, इसका कहता लॉग लेके, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेके कहता ग्राफ ड्रॉ करो। अगर इसका लॉग ले लें तो पावर हम जैसे अर्हीनियस इक्वेशन में करते थे, लॉग लेके पावर चेक हो जाती है, तो 1/n आगे आ जाएगा। और कहता है इसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये ऐसे आ जाएगा y इज इक्वल टू सी प्लस mx, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, किस किस का, log x/m का और log p का। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आता है जिसमें कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा आपका, बाकी क्या होगा, स्लोप होगा tan थीटा। चेक करो, अगर किसी एक गैस के लिए पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके ऐसे कर्व ड्रॉ कर लूं, कोई 2-3 वैल्यूज ले लूं भी 1 एटमॉस्फेयर पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, एक्सपेरिमेंट किया, आपका ऐसे कर्व आ गया, उस कर्व को देख के आप इंटरसेप्ट पता कर लोगे। क्या इंटरसेप्ट से हमें कुछ आइडिया हो जाएगा क्या है, के निकल जाएगा। तो हमें पता है इसमें जो इंटरसेप्ट आएगा वो इंटरसेप्ट क्या होगा, लो के, तो हम के निकाल लेंगे, है ना, हो जाएगा। ये ऐसे कुछ स्लोप से हमें इसका आइडिया हो जाएगा पावर का, तो स्लोप क्या होगा, m हो जाता है स्लोप, तो यहां से स्लोप आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/n आ जाएगा स्लोप। इससे कहता तुम पावर निकाल लोगे। मान लो एक एक्सपेरिमेंट मीथेन के लिए इसने कर लिया, मीथेन के लिए एक्सपेरिमेंट करके ये आपको निकाल के दे दिए। अब ये k और 1/n हमारे पास नोटेड है, अगर ये पता है तो अब तुम्हें उसकी वैल्यूज बता दी जाएगी, तुम मीथेन के लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भी 10 पे कितना होगा, 15 पे कितना। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएंगे बेटा के की वैल्यू, है ना, क्योंकि क्या मीथेन
या कार्बन डाइऑक्साइड, सभी का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम है? ऐसा तो नहीं है ना भी सभी 10 एटमॉस्फेयर पे सारे एक जितने ग्राम ही एब्जॉर्ब होंगे। तो K एंड 1/n विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हो। तो हमें जिस गैस का एक्सपेरिमेंट करना है, हम हर एक गैस के लिए पहले तो इंटरसेप्ट स्लोप पता करेंगे, फिर उसका रिलेशन लगाएंगे, फिर उससे आंसर आते जाएंगे। हो जाएगा? लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, K एंड N कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये नेचर पे डिपेंड करेगा। अब निकल हाइड्रोजन के लिए तो बहुत डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है निकल के लिए हाइड्रोजन की। निकल ऑक्सीजन के लिए आएगा ही नहीं, के और एन बहुत कम आएगा, है ना? तो अलग अलग हो सकता हो जाएगा बेटा। एक क्वांटिटिव इफेक्ट है, हमें बस ये रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन आया है? एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n, है ना? ये होगा थ्योरी का पार्ट। क्लियर है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बना के लिख रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, पहला इसी का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको कह दे भी कर्व ये वाली हैं एक्स वाई एम वर्सेस पी किसी एक गैस के लिए, अलग अलग कर्व आ रही हैं T1, T2, T3 फॉर सेम गैस एंड सेम सरफेस। ठीक है, ये कर्व्स आ रही हैं, डिफरेंट आइसोथर्म्स आर ऑब्टेन्ड। आपको कहता है बताओ क्या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें। टेम्परेचर के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कहता क्या कोई टेम्परेचर का आइडिया लग सकता है? T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1 इक्वल टू T2, T3। तो अब इस पे नीड के क्वेश्चन कैसे बनेंगे ना? थ्योरी तो बुक में दे दी उसने, लेकिन हमें तो घुमा फिरा के पूछना है क्वेश्चन। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से इनवर्सली है, एक्सटेंड कम होगा, इट मींस एक्सटेंड जो है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसे देख के ये तो पता चल रहा होगा कि कौन से टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम एक्सटेंट है। T1 के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, ये कम है, ये एक्सटेंट है ना, इधर बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम एक्सटेंट T1 पे है। इट मीन T1 सबसे ठंडा होगा टेम्परेचर, क्योंकि जितना ठंडा रखोगे उतना एक्सटेंट क्या होगा? ज्यादा। तो हम कहेंगे भी ये होना चाहिए T1 लीस्ट होना चाहिए, फिर T2, फिर क्या होना चाहिए? T। ठीक है, क्योंकि एट T1 देयर इज मैक्सिमम क्या है? एक्सटेंट। हो जाएगा? कर लोगे बेटा? इट मींस एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो एक ही बना, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n। लोअर प्रेशर पे P1, हाई प्रेशर पे P0, इंटरमीडिएट पे P पावर 1/n। घुमा फिरा के क्वेश्चन मल्टीपल का ये निकला आता है भी अलग अलग कर्व दे दे T1, T2, T3 पे, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा किस गैस की। हो जाएगा? सेकंड एक और क्वेश्चन बना रहा हूं, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन मैंने तुम्हें अलग अलग गैसेस के लिए दिया है। 3 गैसेस हैं ए बी सी, तुम्हें जो मैं गैसेस दे रहा हूं इनसे मैच करना है। ऑन चारकोल ए बी सी, इन्हें मैच करना है। 3 अलग अलग गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, PQR। तो मैचिंग बताओ, ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या? कुछ ऐसे ऑप्शन। तो अब ए बी सी में से सेम टेम्परेचर है बेटा, तीनों का टेम्परेचर अलग नहीं है, ऑल आर फॉर टी टेम्परेचर, टेम्परेचर टी ही है। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? SO2 का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा आपका ए बी सी? ए। हम कहेंगे ए किससे मैच करें? SO2 से, R से। बी किससे मैच करें?
अमोनिया से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटेंड कल लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा क्या होगा अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड। बनेगा बेटा, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट एक क्वांटिटिव इफेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है उसका एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बनेगा, थर्ड वो कर रहे हैं। मान लो हमें कहता है log XYM versus P for methane on charcoal gives slope is equal to 2 and intercept 0.3. Find out amount of methane adsorbed at 4 atm on 10 gram charcoal. ऑप्शन दिए होंगे कोई, गिव्स क्या हो गया, कुछ कमी है इसमें, log PS। आंसर आ रहा है ऐसे 40 ग्राम, ठीक है। आंसर आ रहा है 4 ग्राम, 2 ग्राम, या फिर तुम बताओगे कितना, कुछ ऐसे आंसर। 1/2 नहीं आ रहा स्लोप, 1/n इज इक्वल टू स्लोप 2 हो गया ना, उसी से दिया मैंने तो अपनी तरफ से, देखो ना बन नहीं रहा क्वेश्चन। एक मिनट, 1/n तुम्हारा स्लोप आ गया, चेक करो ये कितना है, 2 आ गया, तो n कितना आ गया, अच्छा ठीक है, निकाल दो जितना भी आता है, नन लिख दो नहीं तो आंसर, तो क्या दिक्कत है ना, नहीं आ रहा तो नन लिख दो, तुम बता दो कितना आ रहा है। क्या, हाँ मिनट 1/2 देना चाहिए है ना, लो अब करके देख लो, 1/2 से करो, स्लोप इज इक्वल टू 1/2, अब करके देखना, स्लोप इज इक्वल टू 1/2। अब बताना बेटा, 40 आएगा यार, है ना, K2 आ रहा है, चेक करना, K2 भी तो आएगा ना, हाँ 2K, K2 आ रहा है, तो आपका जो अभी निकाला है हमने वो देखो, हमने किया log XYM इज इक्वल टू, बताना क्या फॉर्मूला निकाला है, log K 1/n log T, तो ये है हमारा इंटरसेप्ट, log K, इंटरसेप्ट कितना है 0.3, कितने का log लेंगे 0.3 आ जाए, log 2 होता है, तो हमें पता है log 2 इज इक्वल टू 0.3 होता है, इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो K कितना आ गया इज इक्वल टू 2। स्लोप, स्लोप कितना है 1/n इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, हाफ का मतलब n इज इक्वल टू, चलो 2 हो गया, लेकिन हमें तो 1/n ही चाहिए था, तो XYM इज इक्वल टू K P की पावर 1/n, इसमें वैल्यू भरें तो K2 है, P देखना कितना दिया है 4, 1/2 कितना आ गया 4 आ गया, लेकिन ये XYM आया है, मास भी दे रखा है आपको, m कितना दे रखा है चारकोल का 10 ग्राम, तो 10 इज इक्वल टू 4, x कितना आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 40।
कर लोगे। tan थीटा बोल देता तो फिर थीटा की वैल्यू तुम्हें दे देता, अभी इतने tan की वैल्यू इतनी होती है ना, तो उससे आंसर हो जाता। कर लोगे। तो एक्चुअल जो हमने करना था क्वांटिटेटिव निकालते कैसे हैं वो कर लीजिए। क्लियर है? ऐसे हो जाएगा सारा टॉपिक। आगे लिखो। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस। ये वाला सेम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस। अगर हम गैसेस की जगह बात करें सॉल्यूशंस की तो सॉल्यूशन पे भी एप्लीकेबल है। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन से भी एडजॉर्प्शन होती है बेटा, उसमें भी कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एप्लीकेशन लिखा हुआ एनसीईआरटी में, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वो कह रहा है जो एनिमल चारकोल है, एनिमल चारकोल इज यूज्ड टू क्लियर कैन शुगर जूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ शुगर। शुगर इंडस्ट्री में पहले कैन शुगर से शुगर का जूस निकलता है, उसी को गाढ़ा करके उसमें से शुगर अलग करते हैं, फिर ही फाइनली उसके क्रिस्टल बनते हैं जिससे शुगर बनती है। तो वहां आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसे लाइन लिखी हुई है, एक एप्लीकेशन है भी, जो एनिमल चारकोल है। एनिमल चारकोल क्या होता है? बोन्स को अगर जला दें, एनिमल बोन्स को, तो जो कोयला बनता है उसे कहते हैं एनिमल चारकोल। ये भी काफी अच्छा पोरस होता है, एब्जॉर्बेंट काफी अच्छा होता है। वो डालते हैं इसकी क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग का मतलब शुगर कैन जूस में डस्ट है, मिट्टी है, तो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। हमें शुगर थोड़ी ब्राउनिश आती है जब हम क्रिस्टल लेके आते हैं ना, वाइट हो जाती है और प्योर करते हैं उसको। चलो, वो जो डस्ट वगैरह है उसे एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, तो उसमें एनिमल चारकोल डाला जाता है। वो एनिमल चारकोल डला रहता है, वो अपने सरफेस पे जो डस्ट पार्टिकल है उन्हें एब्जॉर्ब करता रहता है। एब्जॉर्ब करके उनकी कंसंट्रेशन धीरे 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 कम करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं इस चीज को, जिससे आपका शुगर कैन जूस क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। फिर ब्राउन कलर की शुगर बनती है। उसे आगे और कोई केमिस्ट्री है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हैं जिससे उसको व्हाइट कलर में चेंज किया जाता है। चलो, यहाँ पे हम रहते हैं भी एब्जॉर्प्शन करते हैं डस्ट पार्टिकल का शुगर कैन जूस से, उसके लिए क्या यूज होता है? एनिमल चार्ज। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बताओ क्या कोई प्रेशर का रोल आएगा? क्या कोई प्रेशर ज्यादा ऊपर से दबा दें, कम कर दें, कुछ ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो लिक्विड्स आ गए। क्या लिक्विड में कोई प्रेशर का रोल आता है? तो यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगी बेटा, वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे, मोलैरिटी पे। अगर आपके डस्ट पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपने चारकोल का पीस डाला, तो चारकोल के पीस के ऊपर डस्ट भी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो चारकोल का पीस निकाल दिया, दूसरा डाला, उसके ऊपर एक्सटेंट बहुत ही कम होगी, क्योंकि पहले जो डस्ट थी वो तो निकाल दी आपने, वो निकाल के तीसरी बार डालेंगे तो और भी कम होएगी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जो एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस हैं कम होते जाएंगे। इट मींस सॉल्यूशन से जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर पे नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। तो वो कहता सेम मेरा लॉ यहाँ भी अप्लाई होगा, बस तुम प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन मोलैरिटी भर सकते हो, और ये फॉर्मूला सेम आ जाता है, XM इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1/n। कंसंट्रेशन किस में लेनी है? मोलैरिटी। ठीक है, तो सेम वे में कहता तुम ये भी निकाल सकते हो। तो सेम फैमिली का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओनली डिफरेंस इज PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू N अपॉन VRT, P इज इक्वल टू CRT। ये कांस्टेंट है, तो P की जगह क्या लगा दो? कहता कंसंट्रेशन। तो P की जगह C लगा दो, मोलैरिटी लगा दो। तो एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कंसंट्रेशन दे दे भी, इतनी मोलैरिटी थी एसिटिक एसिड की, इतनी रहेगी, कितना एब्जॉर्ब हो गया? 10 ग्राम चारकोल पे, कुछ ऐसा है ना। तो सिंपल वहां भी लग सकता है, कर लोगे। इसमें रेयर इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, रेयर कहीं लिखा हो बुक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सॉल्यूशन के केस में कई बार पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी दिया जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन का मतलब वैसे तो रेयर होगी ये चीज,
पर कई बार उल्टा होता है। जो आपका एड्सॉर्बेंट है ना, वैसे तो हमने डाला भी जो डस्ट है सल्यूट है उसे एड्सॉर्ब करे, लेकिन कई बार एड्सॉर्बेंट सल्यूट की जगह सोलवेंट के साथ ज्यादा अच्छा इंटरेक्ट करता है। तो फिर अगर सोलवेंट को वो एड्सॉर्ब करने लग जाएगा तो फिर तो हमारा तो उल्टा खराब हो गया केस। उस वाले को क्या कहते हैं? नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब सल्यूट को एड्सॉर्ब हुआ, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती गई, एक बार खत्म हो जाएगी, डस्ट निकल जाएगी सारी, दैट इज पॉजिटिव। लेकिन आपने गलती कर दी, आपने एड्सॉर्बेंट उल्टा ही सोचा ही नहीं, वो तो पानी को ज्यादा एड्सॉर्ब करता है, सोलवेंट को लेने लग गया, वो तो सोलवेंट को लेने लग गया तो कंसंट्रेशन और बढ़ गई, और बढ़ गई तो क्या कह दिया? नेगेटिव। ठीक है। तो लिख लो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जनरली सल्यूट इज एड्सॉर्ब्ड, generally solute is adsorbed, so concentration of solution will decrease with time. Generally solute is adsorbed and concentration of solution will decrease ही होगी ना, अगर solute बाहर निकल गया तो will decrease with time। तो इसे तो कहते हैं this is called positive adsorption। ये तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। नेगेटिव में लिखो, बट समटाइम्स क्या होता है? समटाइम्स सॉल्वेंट इज एड्सॉर्ब्ड इन प्रेफरेंस टू सैल्यूट। सॉल्वेंट इज एड्सॉर्ब्ड इन प्रेफरेंस टू सैल्यूट। solvent is adsorbed in preference to solute and due to this उल्टा होने लग जाता है, ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन विल इंक्रीज विद टाइम, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज विद टाइम, और इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। तो रेयर कभी कहीं ऐसे पूछा जाए भी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता है तो हम कहेंगे सोल्यूशन के केस में हो जाता है, सल्यूट आ गया तो पॉजिटिव, सॉल्वेंट आ गया तो नेगेटिव। ऐसे कर लोगे बेटा। तो फ्रेंडलिक है प्रेशर का इफेक्ट, लेकिन एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन से रिलेट करके सेम इक्वेशन बना के दी हो जाएगा। और लास्ट आते हैं एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा सा, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सिर्फ इतना याद करेंगे, इसमें एक्स वाई एम का रिलेशन दिया, इट इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ज्यादातर जो लैंगम्यूर है ये थोड़ा सा डिफरेंस रख लेते हैं, ज्यादातर ये कैमीजॉर्प्शन के लिए दिया था, और हमें पता भी कैमीजॉर्प्शन तो रेयर तो होती है, 1-आधे% में कैमीजॉर्प्शन है, बाकी हर जगह क्या है? फिजिजॉर्प्शन, जिसकी वजह से इसे आजकल हमने तुम्हारी बुक में से एलिमिनेट कर दिया कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रेजिन्स हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, हार्डनेस ऑफ वाटर, उनको जरूरत पड़ती है इस टॉपिक की। लेकिन हाँ, हमें इतना कुछ ने बता दिया भी लैंगम्यूर जो है ये भी फ्रेंडलिक से सिमिलर है। अगर हमें ऐसे आ जाए भी फ्रेंडलिक, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, फ्रेंडलिक जो है इज स्पेशल केस ऑफ लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, स्पेशल केस है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कैसे? पहला, एट वेरी हाई प्रेशर निकाल दो उसे, हमें पता है हाई प्रेशर पे एक्स वाई एम क्या था? पी की पावर 0 प्रूव करना है। एक एट वेरी लो प्रेशर क्या था? एट वेरी लो प्रेशर। तो हम दो चीजें अगर प्रूव कर दें इससे तो हमारा ये हो जाएगा भी हाँ ये भी चलो सही है, ज्यादा चाहे हमें फ्रेंडली की जरूरत पड़ती है लेकिन लैंगम्यूर भी सही है, गलत नहीं है अपने आप में। वो अलग बात है कि कैमीजॉर्प्शन इतना कोई ज्यादा स्टडी नहीं होता आजकल, तो इसलिए फिजिकल ज्यादा ले लिया, केमिकल थोड़ा कम ले। ट्राई करते हैं, ये जो मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा बेटा। मैथमेटिकली क्या है कि अगर हम 1 प्लस कुछ लिखते हैं ना, 1 प्लस एक्स, तो इसमें हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एक चीज, डिपेंड्स कि अगर तो x ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो 1 छोड़ देते हैं, अगर x बहुत कम है तो x छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स को x भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, 1 भी लिख सकते हैं। तो वही वाली चीज यहां करने वाले। पहले केस में हम कर रहे हैं वेरी हाई प्रेशर है, तो जब प्रेशर ज्यादा है, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो ये चीज काफी ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस बी पी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होएगा? बीपी।
है ना, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसे बी से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से बीपी काफी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा हो जाएगा तो इसे नेग्लिजिबल छोड़ दो, क्या हो जाएगा, एपी अपॉन 1 प्लस बीपी की जगह सिर्फ बीपी, पी कट गया, ओनली क्या रह गया, ए बाई बी। ए बाई बी क्या है, कांस्टेंट, इट मींस पहली बात सही आ गई कि पी की पावर क्या होता है, 0। ठीक है, तो एक तो लैंगम्यूर ने हमें ये निकाल के दे दिया। अब फ्रेंड लिखने, वो कहता मेरे वाला ही तो है, वही कॉपी हो रही है, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें उसने प्रूव किया, वो कहता है ऐसे करो, लो प्रेशर भरो, अगर वेरी लो भरे तो बीपी और कम हो जाएगा, है ना। बीपी अगर कम हो जाएगा तो 1 प्लस बीपी को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर बीपी बहुत ही कम हो गया, ठीक है, अगर ये लिख देंगे तो चेक करना आपका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स वाई एम इज इक्वल टू ओनली एपी रह जाएगा, दैट इज एक्स वाई एम इज इक्वल टू डायरेक्टली पी। तो फिर हमने फ्रेंडली की बात मान ली, भी अलग से क्यों पढ़ना है, इसी से जब निकल तो रहे हैं रिजल्ट। तो सिर्फ फ्रेंडली ही ज्यादा स्टडी होता है, लैंगम्यूर थोड़ा कम स्टडी। हाँ, कहीं ऐसे आ जाए भी क्या लैंगम्यूर इज ए स्पेशल केस ऑफ फ्रेंडली, तो हम कहेंगे हाँ वही चीज तो है ना। फ्रेंडली इज ए स्पेशल केस ऑफ लैंगम्यूर, हम कहेंगे हाँ सेम चीज तो है, इससे भी वही रिजल्ट आ रहे हैं जो उससे। तो केमीज ऑप्शन के लिए ये था लैंगम्यूर, फिजिक्स ऑप्शन के लिए क्या है, और थोड़ा सा ये है कि इसने जो लैंगम्यूर ने, वैसे तो हमें इतनी जरूरत नहीं है, इसने सरफेस एरिया भी कंसिडर किया था। इसने ये भी बताया था भी सिर्फ प्रेशर पे नहीं, जैसे जैसे सरफेस एरिया आपका कवर होता जाएगा तो फिर प्रेशर का इफेक्ट ऑब्वियसली कम होता जाएगा, क्योंकि अगर सरफेस ही नहीं बचता, है ना। तो वो उसने फ्रेंडली ने भी बता ही दिया कि जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, सरफेस एरिया तो कवर हो गया, उसके बाद प्रेशर तुम बढ़ाओ, क्या फायदा होगा। तो बस हल्का सा याद कर लो, वैसे तो इसे साइड पे रखो भी हमें जरूरत नहीं है लैंगम्यूर की, अगर कभी आ जाए तो एक रिलेशन याद करना है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू ए पी प्लस 1 बाई बी पी, बस दैट्स इट, और हमें अलग से कुछ नहीं कर लोगे बेटा, ठीक है, हो जाएगा ये भी। लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा, व्हाट इज, क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट इज प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन, व्हाट इज प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन। हमने एक फ्लास्क में चारकोल का पीस रखा है, गैसेस दो डाल दी, दोनों का प्रेशर सेम है, एक अमोनिया डाल दी, एक ऑक्सीजन डाल दी, दोनों का प्रेशर सेम रखा है, टेम्परेचर सेम रखा है। क्या लगता है चारकोल किसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इट मीन चारकोल पहले अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा इन प्रेफरेंस टू, तो फिर ये एक नॉर्मल सी चीज है, डिपेंड करता है कि एब्जॉर्बेंट की नेचर सभी के लिए एक जैसी अट्रैक्शन नहीं है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है। अगर एक को इन प्रेफरेंस टू दूसरा एब्जॉर्ब किया जाए, इस तरह के एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इट मींस एक की एब्जॉर्प्शन इन प्रेफरेंस टू सेकंड हो जाए, दैट फिनोमेना इज नोन एज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्या है, फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 over other is known as प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और हमें डेफिनेशन कम पूछी जाएगी, इसका एक एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, इसकी एक एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक दी हुई है 2-3 सब्सटेंस को अलग करने के लिए, तो वो सिंपल सा मैं समझा देता हूं क्या है क्रोमेटोग्राफी। मान लो 2-3 लिक्विड्स हैं ए बी सी, इनका एक मिक्सचर बना हुआ है 3 लिक्विड्स का ए बी सी का, तीनों लिक्विड को हमने अलग अलग करना है। हम प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं, मींस हमें ये वर्ड सिर्फ ऐसे आएगा भी क्रोमेटोग्राफी में जो एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन है वहां कौन सा फिनोमेना यूज होता है, तो आंसर रहेगा प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। और ये क्या है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक कॉलम बना लेते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट का कोई एब्जॉर्बेंट डाल दिया, इसमें जनरली ज्यादातर यूज होता है एल्यूमिना Al2O3, जो कि काफी अच्छा एब्जॉर्बेंट माना जाता है।
लेकिन ये एड्सॉर्बेंट जो है इसकी तीनों के लिए एड्सॉर्बिंग पावर सेम नहीं है, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम। मान लेते हैं हमें दिया हुआ भी ये ऑर्डर है प्रेफरेंशियल ऑर्डर ये है भी, इसकी जो टेंडेंसी है बी को ज्यादा एड्सॉर्ब करता है, ए को कम करता है, सी को लास्ट पे करता है ना, ये हमें पता है। कोई वनरेबल फोर्सेस के बेस पे मैंने ए बी सी लिए हैं ना, क्योंकि इतना डिटेल है नहीं। लेकिन उसने मुझे दे दिया भी बी सबसे ज्यादा होता है, ए कम होता है, सी कम। आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो कहेगा भी इसमें हमने मिक्सचर डाला, मिक्सचर में से बताओ सबसे पहले यहाँ कौन सा लिक्विड है जो एड्सॉर्ब होगा, तो ज्यादा होता है, पहले बी एड्सॉर्ब होने लग जाएगा। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की ये खास बात है कि जब तक बी पूरा खत्म नहीं ना होता, बी जब तक पूरा खत्म नहीं होता तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होता। इसका हमें फायदा हो गया, बी एड्सॉर्ब हो गया। बी के बाद दूसरे नंबर पे देखो कौन है, ए, तो फिर ए स्टार्ट हो गया, ए चलता गया। जब ए खत्म होगा फिर तीसरे नंबर पे किसकी बारी आएगी, सी की। ठीक है। जनरली क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते थे कि पहले ज्यादातर ये कलर्ड, क्रोम मींस कलर्ड लिक्विड के लिए ज्यादा यूज होता था, तो क्लियर कट पता चल जाता था, एक रेड कलर आ गया, एक ब्लू आ गया, एक कोई और आ गया, है ना। इसे फिर सेपरेट कर लेते थे। सेपरेट पहले तो मान लो रबर की ट्यूब ले ली कोई, तो काट दिया तीनों को कलर देख के, काट के फिर अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, जिसमें बी डिसॉल्व होता है उसमें, जिसमें ए डिसॉल्व होता है उसमें, जिसमें सी डिसॉल्व होता है। तो तीन बीकर में अलग अलग ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ क्या फिनोमेना है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। हमें सिर्फ इतना कहेगा, या फिर जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको ऐसे दे दिया कि बी एड्सॉर्प्शन का ये प्रेफरेंस ऑर्डर है BAC, तो बताओ कौन सा कलर ऊपर आएगा कौन सा नीचे, तो हम कहेंगे बी ऊपर आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक कर लोगे बेटा, ठीक है। अब इसमें एड्सॉर्प्शन में नेक्स्ट लेक्चर में मंडे में ये लेके आना आपका बुकलेट। इसमें कैटालिसिस का टॉपिक है, थ्योरी वाला टॉपिक है। निकल के ऊपर हाइड्रोजन कैसे काम करता है उसी 2-3 पॉइंट थ्योरी सी बना के दी हुई है, कोई ज्यादा वो नहीं है ना, वो हम वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतना करके कल का टेस्ट बेटा सेम क्लास में होगा एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है।